Start. Good morning, all of you. बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 इस पाठ में इस विषय में जो हम लोगों का दूसरा पाठ चल रहा है कार्य और ऊर्जा, ये पाठ हम लोगों का समाप्त हो चुका है पढ़ाकर। ठीक है, आप लोगों ने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, आपको पता है कि ये पाठ खत्म हो गया है। तो अब इसके आगे हम लोग आज इस ऑनलाइन क्लास में इस पाठ के जो कुछ स्वाध्याय के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये सेशन या ऑनलाइन जो क्लास है वो ध्यान पूर्वक सुनना है। जब सेशन खत्म हो जाए, आप लोगों के मन में जो भी शंका या डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में जो हमारे स्वाध्याय के क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे या एक तरीके से डिस्कस करेंगे। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो चलिए आज का हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नीचे दिए गए पर्यायों में से एक या अनेक अचूक पर्याय चुनो। ठीक है, नीचे दिए गए पर्याय अर्थात ऑप्शंस दिए होंगे, हम लोगों को एक क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से हम लोगों को एक या एक से अधिक, मतलब जैसे हम लोग क्विज कंपटीशन वगैरह करते हैं या क्विज कंपटीशन आप लोग मोबाइल में खेलते हैं या आप लोगों ने टीवी पे भी देखा है केबीसी जैसा क्विज कंपटीशन, तो उसमें क्या होता है, उसके मोस्टली एक ही आंसर राइट होते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोगों को क्वेश्चन के पर्याय होंगे, इसमें एक आंसर राइट हो सकता है या एक से ज्यादा भी आंसर राइट हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा आंसर राइट है तो हम लोगों को वो आंसर भी लिखना है। इसीलिए जो नीचे ऑप्शंस है उसमें से एक या अनेक जो भी पर्याय होंगे वो चुनकर लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्य करने के लिए ऊर्जा को होना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा को क्या होना पड़ता है, ये जब तक हम लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे कि उसके साथ साथ ऑप्शन क्या क्या है, तब तक हम लोग नहीं बता सकते। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा को क्या क्या होना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन में दिया है स्थानांतरित, अभिसारित, रूपांतरित और नष्ट। ये चार हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है स्थानांतरित। स्थानांतरित का अर्थ है कि जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती है। तो हाँ बच्चों, जब भी कोई कार्य होता है तो कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना पड़ता है या एक पिंड से दूसरे पिंड में परिवर्तित ट्रांसफर होना पड़ता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट है, स्थानांतरित। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अभिसारित। अभिसारित का अर्थ होता है एकाग्र, किसी बिंदु पर कोई चीज जाकर एकाग्र हो। इसका अर्थ मतलब कि कार्य करने के लिए ऊर्जा को किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर एकाग्रित होना पड़ता है। इसका अर्थ क्या होगा? अभिसारित का मतलब हम लोगों को ये पूछा है कि क्या कार्य करने के लिए ऊर्जा को किसी एक बिंदु पर एकाग्रित होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, कार्य करने के लिए ऊर्जा को किसी भी एक बिंदु पर एकाग्रित होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन हमको दिया है रूपांतरित। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा का रूपांतरण में, हम लोगों को मालूम है कि ऊर्जा का क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा हमेशा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है। तो कार्य करने के लिए भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ये वाला जो भी हमारा ऑप्शन है, ये भी जो आंसर है वो राइट है। तो पहला एक आंसर हमको मिल गया स्थानांतरित, दूसरा एक आंसर हमको मिल गया है रूपांतरित। अभी चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है नष्ट होना।
कि क्या कार्य करने के लिए ऊर्जा को नष्ट होना पड़ेगा। अगर कार्य करने के लिए ऊर्जा नष्ट ही हो गई तो कार्य होगा कैसे। तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शंस राइट होंगे, हमारे ऑप्शंस राइट होंगे स्थानांतरित और रूपांतरित, जिसमें कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ता है या तो ऊर्जा को रूपांतरित भी होना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जूल डैश की इकाई है। ठीक है, जूल फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है की इकाई है। इसका मतलब है जूल किसकी इकाई है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। ठीक है, बल की इकाई है न्यूटन। आप लोगों को पता है, आप लोग चैप्टर्स पढ़ते आ रहे, पहला दूसरा दोनों चैप्टर में आप लोगों ने इतना सीख लिया कि बल की इकाई न्यूटन है। कार्य की इकाई जूल होती है। तो पहला एक ऑप्शन हमको मिल गया, एक राइट आंसर मिल गया कि कार्य की इकाई क्या होगी, जूल होती है। थर्ड ऑप्शन है शक्ति, शक्ति की इकाई होती है वॉट। तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा की भी इकाई क्या होती है, जूल होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो उत्तर क्या होगा, कार्य और ऊर्जा, दोनों उत्तर राइट होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय बल के परिमाण समान होते हैं। कौन कौन से बल के परिमाण समान होंगे। जब हम लोग किसी एक भारी पिंड को, मान लो किसी एक भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में, इस दिशा में जब हम लोग उसको खींच रहे हैं तो उस पिंड पर या वस्तु पर जो बल लगने वाला है, तो उनमें से कौन कौन से बल का परिमाण या वैल्यू समान होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में खींच रहे हैं तो पहला एक बल उसको नीचे की तरफ लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दूसरा जैसा हम लोगों ने न्यूटन के तीसरे नियम में सीखा है, हम लोगों ने तीसरे नियम में क्या सीखा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान होती है बट विपरीत दिशा में होती है। अगर एक बल नीचे की तरफ लग रहा है तो उस भारी पिंड पर एक बल ऊपर की तरफ भी लगेगा, ऊपर की तरफ अर्थात ऊपर की तरफ अर्थात ऊर्ध्वगामी दिशा में भी एक प्रतिक्रिया बल उसके ऊपर लगेगा, एक बल नीचे की तरफ लगेगा। इन दोनों का जो परिमाण होगा वो समान होगा बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो ऑप्शन हमारे पास जो दिए हैं, एक है क्षैतिज समांतर दिशा में प्रयुक्त होने वाला बल, क्षैतिज दिशा में नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ लगेगा। तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अगर नीचे की दिशा में बल लग रहा है तो उसका प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वगामी दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ बल लगेगा। तो इसके ऑप्शंस जो होंगे वो राइट ऑप्शंस क्या क्या होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शक्ति फिलिंग द ब्लैंक्स है, अर्थात है। शक्ति क्या है या अर्थात क्या है, तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। जैसा शक्ति के बारे में आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि शक्ति मतलब होता है कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो जब भी शक्ति की बात होगी तो इसका मतलब कार्य या तो फास्ट होता है या तो स्लो होगा। इसी को हम लोग उसके किसी भी पिंड की या वस्तु की या किसी मशीन की शक्ति कैसे नापेंगे, उसके कार्य करने की दर को, वो कितना फास्ट या स्लो करता है। तो शक्ति जो होती है किसी भी कार्य को फास्ट या स्लो करने से रिलेटेड होती है।
तो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है शक्ति के लिए। पहला ऑप्शन है कार्य जल्दी होने का माप। दूसरा ऑप्शन है कार्य के लिए लगने वाले ऊर्जा का माप। तीसरा ऑप्शन है कार्य मंद होने का माप। और चौथा ऑप्शन है समय का माप। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो कार्य जल्दी हो रहा है या स्लो हो रहा है, इसका रिलेशन शक्ति से है। ठीक है, समय का या कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है, इनका कोई रिलेशन शक्ति से नहीं है। किसी भी पिंड की शक्ति कैसे नापते हैं, वो पिंड कितना जल्दी कार्य कर रहा है या कितना स्लो कार्य कर रहा है, इसी से हम लोग उसकी शक्ति नापते हैं। तो ऑप्शन कौन कौन से राइट होंगे? ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया है कार्य जल्दी होने का माप, और ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है कार्य मंद होने का माप। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्य जल्दी होने का माप और कार्य मंद होने का माप। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने 4 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है कि किसी पिंड को या वस्तु को उठाते समय या खींचते समय, ठीक है, उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य डैश बल के कारण होता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई वस्तु किसी जगह पर पड़ी है या जमीन पर पड़ी है या किसी पृष्ठभाग पर पड़ी है, हम लोग जब उसको उठाते हैं या खींचते हैं तो जो ऋण कार्य होता है, ऊपर की तरफ जो खींचते हैं तो जो ऋण कार्य होता है वो किसके कारण होता है? सबसे पहले आप लोग ऋण कार्य ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऋण कार्य क्या होता है। ऋण कार्य क्या होता है? जब बल और विस्थापन जब बल और विस्थापन ये दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, तब किया गया जो कार्य है वो हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक कार्य है। या फिर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो भी हम कहते हैं कि किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक कार्य है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को उठाते समय या खींच रहे हैं, एक सेकेंड, जब हम लोग किसी वस्तु को, मान लो ये वस्तु है, इसको जब हम लोग उठा रहे हैं या ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो हम लोग पहले कौन सी दिशा के विरोध में कार्य कर रहे हैं? उस वस्तु पे, जब वो वस्तु पड़ी है किसी जगह पर या पिंड पर, तो उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कार्य जो हो रहा है या ऋणात्मक कार्य हो रहा है, पहला एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। दूसरा, जो वस्तु है वो किसी सतह पर अगर पड़ी है तो उस सतह और वस्तु के बीच में जो निर्मित घर्षण बल है, जब हम लोग उठा रहे हैं तो वो घर्षण उसकी गति का या उसको उठाने का विरोध करती है, जिसके कारण नेगेटिव कार्य या ऋणात्मक कार्य होता है। तो जब भी किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय जो ऋणात्मक कार्य होता है, वो किन कारणों से, कौन कौन से बल के कारण होता है? पहला एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, दूसरा घर्षण बल के कारण होता है। इन दोनों बलों के कारण उस वस्तु पर ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने आई थिंक कितने क्वेश्चन देख लिए? आई थिंक मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों को ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शंस में एक या अधिक ऑप्शंस राइट है, तो वो हम लोगों को लिखना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हम लोगों को? वाक्य के नीचे दिए गए योग्य विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्य स्पष्टीकरण के साथ लिखिए। ठीक है, हम लोगों को कोई वाक्य दिया होगा और उसके कुछ विकल्प दिए होंगे। विकल्प मतलब पर्याय या ऑप्शन, जैसा हम लोगों को पहले था, लेकिन इसमें वाक्य के साथ हम लोग वो विकल्प क्यों चुन रहे हैं उसका हमको स्पष्टीकरण भी देना है।
कि हम लोग वो ऑप्शन क्यों राइट लिख रहे हैं। तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए हम लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला है, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपके शरीर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम से कम होती है, सबसे कम होती है जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। मतलब हमको अभी और कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शंस में से हमको चूज करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 दिया है कुर्सी पर बैठे हैं। ऑप्शन 2 दिया है जमीन पर बैठे हैं। ऑप्शन 3 दिया है जमीन पर सोए हुए हैं। और ऑप्शन 4 दिया है जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। आप लोगों ने ये स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, मास, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, इन तीनों पर किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा या किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, तो जब कोई इंसान बैठा है, खड़ा है, उसका जो मास है वो तो सेम है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण वो भी सेम है। अब डिफरेंस क्या हो सकता है, उसका हाइट, जो अलग अलग जगह पर उसका हाइट बदल रहा है, उससे उसकी स्थितिज ऊर्जा में अंतर हो सकता है। तो देखते हैं, ये जो चारों ऑप्शन है इसमें हाइट सबसे कम किसमें होगी, जिसमें सबसे कम हाइट होगी उसमें सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी, उस पोजीशन में सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले जब कुर्सी पर कोई बैठा है या आप बैठे हो, तब आपके पास कुछ ना कुछ हाइट है, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हो, कुछ ना कुछ हाइट है, आप पृथ्वी से या पृष्ठभाग से कुछ ना कुछ हाइट पर हो। अगर आप जमीन पर भी बैठे हो तो भी आप पृष्ठभाग से कुछ हाइट पर हैं। अगर आप जमीन पर सोए हैं तो वो जो हाइट है वो बहुत ही कम हो गई है। जब आप लेटे हुए हैं, ऑलमोस्ट समझ लीजिए हाइट एकदम कम के बराबर है। जब भी आप जमीन पर खड़े हैं तब भी आपके पास एक हाइट है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा इन चारों कंडीशंस में आपका मास चेंज होने वाला नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या होने वाली है, हाइट। तो जहां पर हाइट सबसे कम होगी वहां पर स्थितिज ऊर्जा उस पोजीशन में सबसे कम होगी। तो सबसे कम जो हाइट होगी जब हम जमीन पर सोए हुए हैं, जब हम जमीन पर सोए हुए हैं तब हम लोग पृष्ठभाग के या जमीन के सबसे करीब में है, तो हाइट क्या होगी, सबसे कम होगी। जो हाइट सबसे कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी कम से कम होगी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो जमीन पर जब हम सोए हुए हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, इसमें हाइट से रिलेशन है, हाइट जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। तो भाई जहां पे सबसे कम है वहां पर स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई पिंड जमीन पर मुक्त रूप से गिरता है या गिरते समय उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। अगर हम लोग किसी पिंड को या वस्तु को जमीन पर मुक्त रूप से, मतलब उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं, एकदम मुक्त रूप से उसको छोड़ रहे हैं जमीन पर, या कोई बॉल आपके हाथ में, उसको मुक्त रूप से जमीन पर आप छोड़ रहे हैं, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। ऑप्शन है पहला, तो उसकी कुल ऊर्जा कम होगी। दूसरा है कि उसकी कुल ऊर्जा जो है, जो स्टार्टिंग में उसकी ऊर्जा थी, हम्म हम्म तो जो स्टार्टिंग में उसकी ऊर्जा है जहाँ पे, ठीक है, या तो अभी उसकी ऊर्जा कम होती है, स्थिर रहती है, या जब हम लोग उसको नीचे फेंकते हैं तब उसकी नीचे जाते वक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन दिया कम होगी, या फिर स्थिर रहेगी, जो स्टार्टिंग में ऊर्जा थी नीचे पहुंचने के बाद भी उतनी ही रहने वाली है। या फिर थर्ड ऑप्शन किया, या तो बढ़ जाएगी, शुरुआत में जितनी ऊर्जा थी नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। या तो चौथा ऑप्शन दिया है प्रारंभ में बढ़ती है लेकिन फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमको दिया है। जैसा बच्चों आप लोगों ने मुक्त पतन वो जो टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था जब भी किसी पिंड को ऊंचाई पर स्थित होने पर उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पिंड के नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और जमीन पर गिरते समय संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। परंतु किसी भी स्थिति में कुल ऊर्जा ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा के जितनी ही रहती है। मतलब जब हम लोग कोई पिंड को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, तो शुरुआत में उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है, जब वो नीचे धीरे धीरे आती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। परंतु जब वो नीचे पहुंचती है, तब उसकी जो स्थितिज ऊर्जा शुरुआत में रहती है उतनी ही स्थितिज ऊर्जा उसके अंत में भी रहती है। तो इस कंडीशन में जो ऊर्जा है वो क्या होगी, स्थिर रहती है, ना बढ़ेगी ना कम होगी, ना प्रारंभ में बढ़ती है ना फिर कम होती है। जो उसकी कुल ऊर्जा है उस पिंड की वो स्थिर होती है। ये आप लोगों ने मुक्त पतन में पढ़ा था, जब आप लोगों ने मुक्त पतन का टॉपिक पढ़ा होगा तब आप लोगों ने ये कंडीशन पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा कि उसकी जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहेगी, स्थिर रहती है। ठीक है, ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, समतल पृष्ठभाग के रास्ते पर गतिशील मोटर गाड़ी का वेग उसके मूल वेग से 4 गुना बढ़ाने पर मोटर गाड़ी की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, एक समतल पृष्ठभाग, एक समतल रास्ते पर मोटर गाड़ी का वेग जो स्पीड से वो चल रहा है उसको 4 गुना बढ़ाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में उस गाड़ी की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया, ये ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन हमको दिया है मूल ऊर्जा की 2 गुनी होगी, सेकंड ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होगी, मूल ऊर्जा की 4 गुनी होगी, फोर्थ ऑप्शन है मूल ऊर्जा की 16 गुनी होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, इसमें क्या किया है, उसका मूल वेग से उसका 4 गुना बढ़ाने पर उस मोटर गाड़ी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मोटर गाड़ी की स्थितिज ऊर्जा वैसी की वैसी ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पिंड पर किया गया जो कार्य होता है, किसी पिंड पर या वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, निर्भर होता नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि किन फैक्टर्स पर या किन चीजों पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है हम लोगों को, पहला विस्थापन, कि अगर किसी पिंड पर कार्य हो रहा है तो क्या वो विस्थापन पर निर्भर नहीं होता है, लगाए रहा है उस पर लगा के। तीसरा, पिंड का प्रारंभिक वेग क्या उस पर निर्भर नहीं होता है। या लास्ट में दिया है बल और विस्थापन की दिशा का कोण। ठीक है, आपने शुरुआत की इस चैप्टर के, जब स्टार्ट हुआ होगा तब आपने कार्य के बारे में पढ़ा होगा कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से हम ऐसा कहते हैं कि कार्य हुआ है। अगर हम किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करते हैं और उस बल प्रयुक्त करने के बाद उस पिंड में विस्थापन होता है, तब हम वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे कार्य होने के लिए। विस्थापन इंपॉर्टेंट होगा, कार्य की परिभाषा तो यही कहती है, विस्थापन इंपॉर्टेंट हो गया, लगाया गया बल भी इंपॉर्टेंट होगा, प्लस बल और विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, कि इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है तो कौन से प्रकार का कार्य होगा। हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के कार्य पे पढ़े हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। तो बल और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण होता है वो भी पिंड पर किए गए कार्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है या उस पर निर्भर करता है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, जो ये ऑप्शन है, पिंड का प्रारंभिक वेग, इसका पिंड पर किए गए कार्य पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट होगा ये वाला।
पिंड का प्रारंभिक वेग। इसका किसी पिंड पर किए गए कार्य से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें पहले वाले में हम लोगों ने क्या दिया देखा था, अलग अलग ऑप्शंस दिए थे। उस ऑप्शन में से एक या एक से अधिक ऑप्शन हमको चूज करने थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑप्शन तो चूज किए, लेकिन उसको स्पष्टीकरण के साथ लिखना था कि हम लोगों ने वो ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं या पर्याय क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, नीचे हम लोगों को अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी ध्यान से देखिए और उसके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग उसके उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है आकृति, आकृति में एक पनारी दिख रही है। पनारी मतलब समझ लीजिए कि एक नली है, एक प्रकार से नली या फिर एक ट्यूब है। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों को एक गेंद भी दिख रही है, गेंद मतलब बॉल, आप लोगों को इतना पता है। अब कंडीशन क्या है, इस कृति में दिया क्या है वो हम लोग देखते हैं कि इस कृति में हम लोगों को करना क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। पहला हम लोगों को दो विभिन्न लंबाइयों की एल्यूमिनियम की पनारी लीजिए। पहला हम लोगों को दिया है कि दो अलग अलग लंबाइयों की एल्यूमिनियम की पनारी लेनी है। ठीक है, पनारी मतलब नली समझिए या फिर कोई ट्यूब जैसा, नहीं पाइप समझ लीजिए, लेनी है। नेक्स्ट क्या लेना है हम लोगों को, दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे समान ऊंचाई पर रखना है। जो दोनों नली है या पनारी है, इनके ऊपर के जो सिरे हैं ये एक ही ऊंचाई पर रखना है और नीचे के सिरे, जो नीचे के सिरे हैं, इनको जमीन पर स्पर्श करे ऐसी व्यवस्था करनी है। ठीक है, ये जो ऊपर का सिरा दोनों सेम हाइट पर होनी चाहिए और नीचे नीचे का जो सिरा है वो क्या होना चाहिए, जमीन को टच होना चाहिए। मतलब हम लोगों को इस तरीके से पनारी को तिरछा रखना पड़ेगा, तभी दोनों की जो हाइट है वो सेम होगी और नीचे वाला जो सिरा है वो जमीन पर स्पर्श करेगा। थर्ड है, अब समान आकार और वजन की दो गेंदें एक ही समय दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे से छोड़िए। ठीक है, जो हम लोग बॉल ले रहे हैं या गेंद ले रहे हैं, दोनों का जो आकार है और वजन है वो दोनों समान है। ठीक है, और पनारियों के ऊपर के सिरे से, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, उसको छोड़ना है। वे लुढ़कती हुई मतलब एक तरीके से घिसराती हुई जाकर समान दूरी तय करेंगी। ये कंडीशंस हमको दी हुई थी इस कृति में। ठीक है, ये हम लोगों को एक कृति करनी है। अब इसके ऊपर से हम लोगों को क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को लिखने होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो कंडीशन है या कृति है उसमें हमको क्या दिया है, हम लोगों को दो अलग अलग लंबाई की नली या पनारी दी है और उसके ऊपर सिरे की जो उसको ऐसे रखना है कि उन दोनों, जो ऊपर का सिरा है वो समान ऊंचाई पर रखना है और जो नीचे का है सिरा वह जमीन पर स्पर्श करे ऐसी व्यवस्था करनी है। अब उन दोनों पनारियों में या नली में हम लोगों को समान आकार और वजन का एक एक गेंद जो है वो छोड़ना है, एक ही समय पर छोड़ना है। अब वो पनारी में या नली में लुढ़कती हुई समान दूरी तय करने वाली है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला, गेंद छोड़ने की स्थिति के समय गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है या होगी। जब हम लोग गेंद को स्टार्टिंग में पकड़ के रखे हैं तो गेंद क्या है, स्थिर है। जब वो स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गेंद छोड़ने की स्थिति में समय में गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अभी वो गेंद क्या है, स्थिर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोगों ने कंडीशन देखी थी, जो एक्टिविटी देखी थी, उसके ऊपर से ये क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट है गेंद नीचे लुढ़क कर आते समय कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम लोग गेंद को पकड़े हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब वो जब हम लोग पनारी में या नली में उसको छोड़ रहे हैं तो वो लुढ़कते हुए जा रही है। इतना ध्यान रखना, हाँ ये वर्ड यूज किया है कंडीशन में कि वो लुढ़कते हुए मतलब घिसराते हुए जा रही है, एकदम स्मूथली नहीं जा रही है, घिसराते हुए जा रही है। तो उसकी जो ऊर्जा है, स्टार्टिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है, अब उसका रूपांतरण किसमें होगा देखते हैं हम लोग। गेंद के नीचे लुढ़क कर आते समय जो स्थितिज ऊर्जा है उसका रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होगा। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गेंद लुढ़कते हुए जाकर समान दूरी क्यों तय करती है। जब गेंद लुढ़क रही है, लुढ़कते हुए जा रही है या घिसराते हुए जा रही है, तो वो समान दूरी कैसे तय करती है। देखो, दोनों गेंद की जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है दोनों की समान है, क्योंकि दोनों का आकार और दोनों का जो क्या बोलते हैं वजन समान था, तो दोनों की प्रारंभिक जो स्थितिज ऊर्जा है वो समान है। ठीक है, और जो दोनों पनारी हम लोगों ने रखनी है वो सेम ऊंचाई पर रखी है, के कारण जब वो लुढ़कते हुए जमीन की सतह पर आने लगते हैं तब उनका वेग भी जो होता है वो समान होता है, इसीलिए दोनों जो होती हैं वो समान दूरी तय करती है। तो शुरुआत से जब उनका वजन और क्या बोलते हैं आकार समान था गेंद का, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा भी समान थी। अब दोनों गेंद में लुढ़कते हुए नली में लुढ़कते हुए जा रही हैं, जिससे क्या है उनका वेग भी समान होता है, इसीलिए वो दोनों समान दूरी तय करती हैं। गेंद में समाविष्ट अंतिम कुल ऊर्जा कौन सी है। ठीक है, गेंद में समाविष्ट अंतिम कुल ऊर्जा कौन सी होगी। गेंद के लुढ़क कर जाकर रुकने के बाद कुल ऊर्जा जो होगी वो उसकी शून्य हो जाएगी। धीरे धीरे जब वो पनारी में से जाएगी तो लास्ट में उसके पास जो ऊर्जा बचेगी वह शून्य हो जाएगी। शुरुआत में भी शून्य थी, लास्ट में पहुंचने के बाद भी उसके पास शून्य हो जाएगी। उपयुक्त जो कृति हम लोगों ने की, इससे आप ऊर्जा संबंधी कौन सा नियम बता पाएंगे और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो उपयुक्त हम लोगों ने कृति की, इससे हम लोग ऊर्जा की अविनाशिता का नियम बता पाएंगे। और स्पष्ट कैसे करेंगे, देखो जब है ना गेंद वास्तव में घर्षण बल के कारण क्या होता है, जब गेंद की ऊर्जा है उसमें निरंतर कमी होने के कारण अंत में उसकी जो ऊर्जा है वह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जब हम लोग गेंद को पनारी में या नली में डालते हैं तो पनारी की जो सतह होती है और जो गेंद है इनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है। वो घर्षण बल क्या करता है, गेंद को पीछे की तरफ खींचने का कार्य करता है, और जो गेंद है वो अपनी ऊर्जा की वजह से आगे जाने का कार्य करती रहती है। तो जिसके कारण घर्षण बल के कारण धीरे धीरे उस गेंद की ऊर्जा जो है वह धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में पहुंचकर उसकी ऊर्जा जो होती है वह शून्य हो जाती है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर आज का सेशन हम लोग यहीं पर अभी खत्म करते हैं। जो हम लोगों के क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने देखा हम लोगों को जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस राइट हो सकते हैं, वो हमको चूज करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को ऑप्शन तो चूज करना था, लेकिन क्यों हम लोग वो ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो हम लोगों को बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने एक एक्टिविटी देखी। एक्टिविटी में एक गेंद नली में कैसे जाती है, उसमें क्या उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो हम लोगों ने सीखा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो आज हम लोगों ने इस ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं। तो आप लोगों को अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हेलो। हाँ मिस। हाँ सर।
सुनील यादव, आपने रेज हैंड किया, पूछ लो बेटा। सुनील यादव, दुर्गा प्रसाद, माइक अनम्यूट है, पूछ लो बेटा क्या पूछना है। हेलो टीचर। हाँ हेलो, बोलो। टीचर ये वाला बताओ ना प्रश्न, ये पहला वाला गेंद वाला। गेंद वाला, अच्छा। वो काली और गोरी के क्या मतलब है? सांव से पानी से मतलब है, काली गोरी से मतलब जब जाएगा बराबर हो जाएगा। एक सेकेंड ना। हम्म गेंद वाले में देखो बच्चों, आप लोगों को ये एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या है, एक नली समझ लो, एल्यूमिनियम की है। उसमें दो गेंद जो है हम लोगों को समान आकार के और समान वजन के डालने हैं, ठीक है। और दोनों जो नलियां हैं उनकी ऊंचाई समान नहीं है, लेकिन उनको इस प्रकार से रखनी है कि उनका ऊपरी जो सिरा है वो एक ही ऊंचाई पर हो या सतह पर हो, और जो नीचे वाला जो सिरा है वो जमीन पर टच करता हो, ऐसा हम लोगों को उसको रखना है। मतलब एक प्रकार से हम लोगों को जो नली है या जो पनारी है उसको तिरछा रखना है। तो उससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग। पहला, गेंद जब स्टार्टिंग में हम लोग ने हाथ में पकड़ा है तो गेंद में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्टार्टिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, तो पहला स्थितिज ऊर्जा होगी। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, जब गेंद हम लोग नीचे वो नली में छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा? जब गेंद नीचे नली में जाएगी तो थोड़ा उसको गति मिलेगी, तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि गेंद और लुढ़कते समय जाकर समान दूरी तय क्यों करती है? क्योंकि देखो गेंद का जो दोनों गेंद का वजन और आकार है वो समान है, और दोनों की स्टार्टिंग की स्थितिज ऊर्जा समान होगी, तो जिसके कारण उनका वेग भी समान होगा। इसीलिए, और वो लुढ़क कर जा रही हैं दोनों नली में, इसीलिए उनकी जो दूरी होगी वो समान तय करती है। गेंद में समाविष्ट अंतिम कुल ऊर्जा कौन सी होगी? अंतिम जो कुल ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। स्टार्टिंग में भी उसकी ऊर्जा शून्य होगी, जब वो कुछ एक जगह स्थिर है, लास्ट में जब वो पहुंचेगी तब भी उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाए, शून्य हो जाएगी। अब वो शून्य क्यों हो जाती है उसकी ऊर्जा? घर्षण बल के कारण जब वह नली में एक तरीके से लुढ़कते हुए या घिसराते हुए जाती है, तो घर्षण बल उसको क्या करता है? पीछे की तरफ खींचने का कार्य करता है। गति वो क्या करती है? आगे की तरफ गति करने का कार्य करती है। तो घर्षण बल क्या करता है? धीरे धीरे उस गेंद की जो ऊर्जा है उसको शून्य कर देता है, तो लास्ट में उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। सर और हेलो। हाँ हाँ मिस, एक मिनट। नंदिनी गुप्ता, यस सर। पूछ लो बेटा। नंदिनी, यस सर। पूछ लो बेटा। रेज हैंड किया है आपने। प्लीज दूसरा वाला दूसरा वाला कौन सा दूसरा वाला बेटा? बहुत सारा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी दूसरा है, तो कौन सा बेटा? अच्छा अंकिता, आप पूछ लो बेटा। अंकिता अनुज। हेलो टीचर। हाँ, ये जो चौथा क्वेश्चन नंबर उसमें चित्र बनाना है।
चित्र बनाना, चित्र बेटा क्वेश्चन में आपको स्वाध्याय में नहीं दिया है, ये आपको समझाने के लिए मैंने वो चित्र डाला है। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्वाध्याय में नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैंने उसमें चित्र डाला हुआ है। 3 क्वेश्चन दिया उसका टीचर। कौन सा 3 क्वेश्चन? इसके नीचे दिया ना, कृति के नीचे 2 विभिन्न लंबाइयों की एल्युमिनियम की पनारी लीजिए। हाँ, उसका चित्र बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, उसके चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है टीचर, थैंक यू टीचर। हाँ, वेलकम। हेलो टीचर। हेलो, हेलो हाँ। टीचर, वो प्रश्न का पहला है ना, गेंद छोड़ने की स्थिति के समय गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है, वो वाला बताओ ना। बेटा गेंद छोड़ने की जो स्थिति है, तब गेंद जो है वो स्थिर है, तो स्थिर है इसीलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब कोई पिंड एक जगह पर स्थिर होती है, कोई भी पिंड है एक जगह पर स्थिर है, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वैसे ही गेंद छोड़ने की स्थिति में उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम। भारती चौधरी, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा। टीचर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 2 का का? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ टीचर, हाँ। कार्य करने के लिए ऊर्जा को क्या होना पड़ता है? बेटा देखो, कार्य करने के लिए ऊर्जा जो होती है उसको स्थानांतरित होना पड़ता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होना पड़ेगा, या किसी एक पिंड से दूसरे पिंड में जाना पड़ता है, तभी कार्य हो सकती है। ठीक है, अगर हमको कोई कार्य करना है, अगर मुझे कोई सामान उठाना है, अगर बैग उठा के रखना है, तो मैं, बेटा क्वेश्चन पूछने के बाद माइक अपना बंद कर दो, तो मैं बैग को बोल नहीं सकती कि यहाँ से यहाँ चेंज हो जाए, तो वो नहीं हो सकती है। तो उसका स्थान परिवर्तन करूंगी तभी वो कार्य हो सकता है। और जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं तो जरूर एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में होता है। जैसा आप लोगों ने अभी तक ऊर्जा का रूपांतरण वगैरह पढ़ा है, उसमें आपने देखा है अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में होता है। तो कार्य करने के लिए स्थानांतरण और रूपांतरण होना जरूरी है। अभिसारित और नष्ट होना अभिसारित और नष्ट नहीं होती। अभिसारित मतलब कार्य करने के लिए ऊर्जा को किसी एक बिंदु पर जाकर केंद्रित होना पड़ता है, तब क्या कार्य होगा, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि कार्य करने के लिए किसी एक बिंदु पर जाकर ऊर्जा को केंद्रित होना पड़े। और चौथा ऑप्शन जो दिया है, नष्ट होना, कार्य करने के लिए ऊर्जा को नष्ट होना पड़ता है क्या? अगर ऊर्जा नष्ट हो गई तो कार्य होगा कैसे? जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो कार्य कैसे होगा? तो इसीलिए नष्ट होना ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। तो ऑप्शन राइट है हमारे स्थानांतरित और रूपांतरित। थैंक यू टीचर। वेलकम। मिस, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला बेटा, जब हम लोग गेंद को उस पनारी में छोड़ते हैं, एक मिनट, ये देखो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। इसमें जब हम लोग गेंद को पनारी में छोड़ते हैं, तो अब इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में उसमें स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि वो स्थिर है। जब हम लोग उसको छोड़ते हैं तो वो लुढ़कने लगती है, धीरे धीरे उसको गति मिलती है। तो जब किसी भी पिंड की गति के कारण उसको प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जब हम लोग उसको गेंद जो है नीचे लुढ़क कर आते समय जो उसकी स्टार्टिंग की स्थितिज ऊर्जा है, उसका रूपांतरण किसमें हो जाता है? गतिज ऊर्जा में होता है। हेलो, मिस अपना लास्ट स्टेटमेंट देकर एक सेकंड से।
तो बच्चों आज हम लोगों ने हमारा जो पार्ट था कार्य और ऊर्जा, ये हमारा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने स्वाध्याय के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 में हम लोगों ने क्या देखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को जो ऑप्शंस थे उसमें से एक ऑप्शन राइट है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, उस प्रकार से हम लोगों ने ऑप्शन चूज किए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हम लोगों ने? ऑप्शन चूज किया, लेकिन क्यों ऑप्शन चूज किया उसका स्पष्टीकरण के साथ हम लोगों ने सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने एक एक्टिविटी की। आप लोगों ने ये सेशन आज का ऑनलाइन क्लास बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर लीव करूं? जी मिस, ठीक है।